मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ लोग बार बार छूट रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, तो मैं दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अगर आपको केस याद हो तो ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? वर्चुअल इमेज का। अगर ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, दैट मीन्स आप क्या देख सकते हो कि ये क्या सिग्नल प्रॉब्लम आ रही क्या सबको? सिग्नल प्रॉब्लम आ रही क्या? यस या नो? हैंड रेज करो, इसमें आपको मैं ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ। यस मोहन का मैसेज आया, यस। मतलब मेरे साइड से आवाज क्लियर नहीं आ रही है या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम है? काफी लोगों को नई प्रॉब्लम आ रही है, काफी लोगों को आ रही है। अच्छा, मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं सेंटर पे एक्चुअल में आया हूँ, दमन सेंटर से क्लास ले रहा हूँ। बहुत दिन घर में बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सेंटर पे आके क्लास ले रहा हूँ। तो सिग्नल हो सकता है थोड़ा वेरी करे यहाँ पे। आप लोग अपने साइड से थोड़ा सिग्नल संभालो, मेरे साइड से शायद दिक्कत नहीं होगी। अगर हो रही है मेरे साइड से तो बता दो। स्नेह पटेल का मैसेज आया कि नहीं सर वॉइस क्लियर है। अच्छा, यश मोहन का आया कि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज ही आज आपको दे दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज के आज आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें डायग्राम्स है और वो घर पे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया भाई, इसका मैग्निफिकेशन किया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद m इज इक्वल टू डी अपॉन यू आ रहा है। m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। यहाँ पे ध्यान से आप देख रहे होगे तो लिखा होगा यूज टू स्टैंडर्ड्स एडजस्टमेंट नॉर्मली। दो स्टैंडर्ड्स के फॉर्मेट में हम लोग यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और दूसरा नियर पॉइंट आप समझ गए, कैपिटल डी, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नियरेस्ट कौन सी पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करें जिसका इमेज का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास दो तरीके का। जो हमारे वैल्यू आ रही है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, जो मैग्निफिकेशन आप देख रहे हो, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? एट द लोकेशन ऑफ फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपके पास एक वैल्यू दिख रही होगी नियर नियर एडजस्टमेंट का, नॉर्मल एडजस्टमेंट का। ठीक है, क्या
स्मॉल m इज इक्वल टू d अपॉन f, d अपॉन, ठीक है। आप एक चीज ध्यान से देखो, इसमें डायग्राम्स बहुत ज्यादा होते हैं और यही रीजन है कि ये बड़े मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ये कभी भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में नहीं आता है, 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा आएगा, लेकिन आपको उसमें एक पार्ट न्यूमेरिकल भी होगा और 3 नंबर का ये होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको थोड़ा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट अगर आप देख रहे होगे तो फिर से उसने फॉर्मूला लगाया लेंथ का, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, सही है। फॉर्मूले में वैल्यू डाली आपने, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में v कहाँ पे फॉर्म कर रहा है बेटा, d पे, स्मॉल d दिख रहा है सबको, और माइनस u दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव साइन, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमारे पास होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप सब वैल्यू डाल के आप देखोगे तो आपके फॉर्मूला क्या, 1 प्लस d f r, 1 प्लस कौन, तो m इज इक्वल टू, जो हमारे पास दूसरा फॉर्मेट आया वो क्या आ गया भाइयों, एक तो हमारे पास आया कि ये वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आपके पास ये है जो स्मॉल m इज इक्वल टू d अपॉन f फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक दूसरा फॉर्मेट हमारे पास ये है, जब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करोगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f, 1 प्लस d अपॉन f, d यहाँ पे क्या है, दैट इज द डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज द डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑफ इमेज। बस इसका डेरिवेशन एक बार आपको देखना पड़ेगा और बुक में कैलकुलेशन करते रहो, बुक में अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो ही काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ जिससे कि आप डायग्राम जितने हैं सब बना सको और उनकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर पाओ। सिंपल माइक्रोस्कोप की कंडीशन ही ध्यान रखो, हम लोग जनरली बायो में यही यूज करते हैं सिंपल, जिसका काम क्या होता है, मैग्नीफाई इमेज फॉर्म करना। हाँ ग्रुप में भेज दूंगा, यस मोहन, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स मीन्स मैं वीडियो भी आज भेज सकता हूँ, आज जूम पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जूम का रिकॉर्डिंग इमीडिएट मिल जाता है। उसमें आप लोगों को जो आपका ग्रुप था उसमें आपने क्या किया होगा कि रिकॉर्डिंग जो थी वो आपके पर्सनल आईडी में दिख जाती है, पर्सनल आईडी में ही आप उसको देख सकते हो, वो डाउनलोड नहीं होती है, डाउनलोड केवल वॉइस होगी, बाकी कुछ डाउनलोड नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा सा इस चीज का प्रॉब्लम है कि आप अपनी आईडी से ही देख सकते हो, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाई इमेज का फॉर्मेशन करेगा जिसमें दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। जब नॉर्मल पोजीशन का एडजस्टमेंट आप देख रहे होगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन f, और जब आप नियर पॉइंट का एडजस्टमेंट देखोगे तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ, जो कि डायग्राम देखो तो इंपॉर्टेंट होगा नीचे वाला भी। मतलब टोटल इस केस में 5 डायग्राम आपके सामने दिख रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ डायग्राम यहाँ पे 5 है। सब कुछ ड्रॉ हो गया हो तो आगे बढ़ जाऊं मैं। सब कुछ क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाऊं मैं। मेन इनके फॉर्मूले जरूर याद रखो, बीच में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आगे पीछे करोगे चलेगा, बट अगर आपको फाइनल आंसर याद है तो आप मार्क्स कुछ ना कुछ गेन कर सकते हो। इसमें एक चीज आप मुझे थोड़ा सा डिस्कस करके और देखो कि अगर आपकी आईज को दूर या पास की कंडीशन देखनी पड़ती है तो आई की लोकेशन, दैट मींस स्ट्रेस कम ज्यादा करते हो क्या आप? अगर लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है तो हम लोग, आप देखो कि नॉर्मल आईज को थोड़ा सा स्ट्रिंग करते हो, स्ट्रिंग करके कंसंट्रेट कराते हो अपनी आईज को, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जर्व होने लगता है। पास का देखना है तो कुछ भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपकी आईज पे ऑटोमेटिकली पास का ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। तो बस डिफरेंस यहाँ पे यही है
उन्होंने बोला नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट मीन्स क्या हुआ कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपको करना क्या है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो अपने रेटिना की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करते हो। रेटिना जो हमारे पास होती है उसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है, जो लेंस होते हैं उनका फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। रेटिना का अगर फोकल लेंथ वेरिएबल है तो उसको आप वेरी करा सकते हो अपने रेटिना का साइज कम ज्यादा करके, ठीक है। और वही सिचुएशन यहाँ पे दो इसने रखा है कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप को आप दो तरीके से यूज करना चाहते हो, एज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उसमें जो फाइनल फॉर्मेट आएगा वो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन F। अगर नियर पॉइंट का एडजस्टमेंट है तो आपकी आईज पे आपको स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा जिसमें वैल्यू आ जाएगी 1 + D अपॉन F, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? सबको क्लियर हो गया है? तो मैं आगे चेंज करता हूं पोजीशन। देखो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम में वापस जूम कर रहा हूं, देख लो। इसमें डबल लेंस लगे हुए हैं। डायग्राम फटाफट ड्रॉ करो। वायर वायर इसमें आपके पास दो लेंस है। एक तो आपके पास स्मॉल डायमीटर का लेंस है, स्मॉल डायमीटर का लेंस है, और दूसरा जो है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है। एक को नाम आपने दिया ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को आपने नाम दिया आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर आप बात करोगे तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में प्लेस किया जाएगा और आई पीस के साइड से आप देखोगे। इसमें एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, वापस उसी आईडी को ज्वाइन कर लेना। वापस उसी आईडी को जब आप ज्वाइन करोगे तो फिर से ओपन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में आपने ऑब्जेक्ट रखा है और आई पीस के साइड से किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई इमेज आप देख रहे हो। इसमें उसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपने दो लेंस यूज किए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर बात करें हम लोग तो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर लेस है इन कंपेयर टू आई पीस, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर लेस होने का रीजन ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव का और आई पीस का छोटा करोगे तो आई पीस की फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसमें मैग्नीफाई इमेज हमको नहीं दिख पाएगी। तो मेरा जो थ्योरी बोल रही है वो क्या बोल रही है, पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसने एक वर्चुअल रियल इमेज का फॉर्मेशन किया। ऑब्जेक्टिव लेंस ने एक रियल इमेज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। वो रियल इमेज सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगी भाई? वो काम करेगी ऑब्जेक्ट का। और अगर ध्यान से आप देख रहे होगे
तो इसकी फोकल लेंथ, इसकी आई पीस की बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। तो जो ये ऑब्जेक्ट आया, जो ऑब्जेक्टिव पीस की इमेज फॉर्म हुई थी, वो सेकंड वाले के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल और फोकस आपने रख दिया, सही हो गया। अगर बिटवीन द फोकस एंड पोल रखोगे आप ऑब्जेक्ट को, तो वो इमेज रियल फॉर्म करेगा कि वर्चुअल करेगा? अभी पीछे देखा आपने कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे कर रहा है? सेम डायरेक्शन में कर रहा है, जिसका साइज आप देख रहे होगे तो बहुत हाईली मैग्नीफाई है। दैट मीन्स कि आपको डायग्राम में दो तीन चीजें देखनी है। एक तो एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, एक एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और मैग्निफिकेशन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज हाईली मैग्नीफाई का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि मैग्निफिकेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन बाय द आई पीस। देखो सही है क्या? m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो टोटल इनका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। एडिशन होना अलग चीज है, मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है। 3 + 3 6 होता है, 3 × 3 9 होता है। दैट मीन्स व्हाट? कि मैग्निफिकेशन बाय इक्वल टू m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। ठीक है। अब डायग्राम में बार बार क्यों ड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ, उसका मीनिंग आप देख सकते हो कि आपको ये देख के एक वर्ड तो समझ में आ रहा होगा कि एफ ई नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक एल दिया हुआ है, स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है एल, लेंथ ऑफ द स्कोप, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एल। देखो दिख रहा है क्या सबको? यहाँ पे एक एल का टर्म दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन जहां पे हुआ वो कैपिटल डी, फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू कैपिटल डी। सही है क्या? यार इसका इरेज क्यों नहीं होता है? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखी हुई है, उसको एक बार आप पढ़ लो। मैं ये दोबारा डायग्राम चेंज करता हूँ, पता नहीं इरेज नहीं हो रहा मेरे से। सिंपल माइक्रोस्कोप कैन when the required magnification is small. To achieve the greater magnification, we will use microscope which two convex lens are used. लिखा हुआ है इसमें, हाईली मैग्नीफाई इमेज अगर आपको चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस की काउंटिंग आपको बढ़ानी पड़ती है। डायमीटर कम जाके वो समझ गए आप। अगर पीछे वाले का आई पीस का डायमीटर आप कम करोगे तो वो इमेज का फॉर्मेशन रियल करेगा, और रियल इमेज फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? बिहाइंड द लेंस, जो कि आपको दिखेगा नहीं। तो अगर उसका डायमीटर आप बड़ा रखोगे तो ही एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा जो कि फ्रंट ऑफ लेंस में होगा। ठीक है। और हाईली मैग्नीफाई इमेज फॉर्म करेगा। उसके बाद सिंप्लीफाई वर्जन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज mounted coaxially separate tube in the given figure. Object AB are placed in distance of u naught. सब डेटा आपको याद करना पड़ेगा। उसने बोला कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u naught, एंड कहानी पूरी सुना रहा है वो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म रियल inverted and enlarged image A dash B dash. The separation between the lens is adjusted that the image of A dash B dash lies with the focal length of f naught of the eyepiece. देखो बात समझ में आ रही है आपको? मैंने जो आपको स्टेटमेंट दिया तो वही चीज ये बोल रहा है कि आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे कि आप जो है उसकी इमेज का फॉर्मेशन एक बार फोकल लेंथ के अंदर करा पाओ। अगर फोकल लेंथ फॉर्मेशन करोगे तो ही वो फिर से इमेज फॉर्म करेगा ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। फाइनल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ए डैश बी डैश
एंड इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू हाफ ए बी। बेटा तुम लोग मत चलाओ, ठीक है। ये पूरी कहानी से लिखी हुई है। वापस एक डायग्राम आ गया जिसमें कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है फिर से। दो ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो फॉर्म हो रहा होगा, दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, एक जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है। सबको अगर डायग्राम दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक ये रेज आ रही है जो कि आपके पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगी। वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे इस वाले केस में। एच, देखो दिख रहा है, एच और यू नॉट बेस हो गया उसका, एच हाइट हो गई। दूसरी तरफ एच डैश और एंगल फॉर्म हो रहा होगा। दोनों का ऑल्टरनेट एंगल देखो सेम होगा क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों का एंगल सेम आएगा। कैसे मालूम चला? क्योंकि एक लाइन ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रही है, बराबर। तो सिमिलर ट्रायंगल की कहीं ना कहीं कंडीशन को ये फॉलो करवाएगा नीचे जाके आपसे। दूसरा ट्रायंगल अगर आप देखो तो आपके पास ये एक ट्रायंगल आ रहा है, साइड आ रही है ये और ये, देखो सही है क्या? इसमें भी दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो एच डैश हुआ, एक ये हुआ। फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसको एज ए ऑब्जेक्ट तरह डील कर रहा है। दो ट्रायंगल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, बराबर। अब इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? अब इसके आगे जाओ। थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन डी, थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन डी, थीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन यू ई, सही है। मैग्निफिकेशन निकालना चाह रहे हो आप तो थीटा अपॉन थीटा नॉट, किसने कितना एंगल फॉर्म किया उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू आप डालोगे। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो एच डैश अपॉन एच डी अपॉन यू ई। डी वापस वही है, डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब इनको केवल रिप्लेसमेंट करना है। कैसे? ज्योमेट्री के बेसिस पे आप सिमिलर ट्रायंगल जो मैंने दो बताया उसमें आप देखोगे तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, वैल्यू प्लेस कर दिया आपने। डी अपॉन ये यू ई होगा,